नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने पिछले 3 वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, उसके प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ा है, उनके क्षेत्र विस्तार के बारे में जाना, फिर हमने उनकी सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी जाना, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना और उनके पतनों के कारणों को भी हमने जाना। फिर हमने ये भी जाना कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य में भागवत संप्रदाय का उदय होता है, उसका विकास होता है। आज का जो हमारा हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो कह सकते हैं कि वह गुप्त साम्राज्य की ही देन है। ऐसा नहीं है कि गुप्त साम्राज्य के समय हिंदू धर्म का उत्थान हुआ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ठीक है, सनातन धर्म तो सबसे पुराना है, लेकिन ये जो आज का जो रूपरेखा है ना, वो गुप्त साम्राज्य के समय ही इसका उद्भव और विकास होता है। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। तो देखिए, इसमें एरन का विष्णु मंदिर, ये जो स्थान है वो एरन में है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। भुमरा का शिव मंदिर जो कि भुमरा में है, एमपी। सांची का मंदिर, सांची, मध्य प्रदेश। पिपरिया का विष्णु मंदिर, सतना जिला, ये भी एमपी में है। एमपी का ही तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। एमपी का नचना कुठार का पार्वती मंदिर, एमपी में है। ठीक है। नागौद का शिव मंदिर, ये भी एमपी। मुकुंद दर्रा का मंदिर, राजस्थान। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, यूपी में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, छत्तीसगढ़। मणिनाग का मंदिर बिहार में है, राजगीर, नालंदा जिला। तो खो का शिव मंदिर, ये एमपी में है। मढ़ी का मंदिर, ये एमपी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपका झांसी, यूपी में है। अब देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है ना, क्योंकि देखिए, जब आप किसी भी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से उस काल में कुछ विशेष विशेष कला का या फिर साम्राज्य का, है ना, न्याय व्यवस्था का विकास के कारण उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन जो गुप्त युग है ना, गुप्त साम्राज्य जो है ना, उसमें आप साहित्य को देखिए, है ना, उसमें जो चिकित्सा है, जो भवन निर्माण कला है, जो भागवत धर्म है, मतलब साम्राज्य का जो विस्तार है, मतलब हर तरह से यह स्वर्ण युग कहलाता है। देखिए, साहित्य में कालिदास, है ना, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकों के नाम यहाँ पर दिए भी गए हैं। ये देखिए, गुप्त काल का स्वर्ण युग। फिर आप सती प्रथा, गुप्त काल के एरन अभिलेख से इसके बारे में जानकारी होती है। केंद्रीय शासन जो था वो सर्वोच्च था, और सर्वोच्च में कौन रहता है? राजा। गणित में यहाँ गुप्त काल में ही शून्य का विकास होता है। चिकित्सा में जो धन्वंतरी रहते हैं, आयुर्वेद के प्रथम आचार्य, ये भी गुप्त वंश के ही रहते हैं, गुप्त समय के रहते हैं, पीरियड के रहते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट का जो नाम है, उन्होंने जो बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी किसके समय के हैं? गुप्त वंश के हैं। भवन निर्माण, जो मंदिर था, जो स्तूप था, वो भी इस समय में काफ़ी इसका विकास हुआ। मैंने आपको काफ़ी सारे मंदिरों के नाम भी बताए हैं। देखिए, साहित्य में शूद्रक का लिखा हुआ मृच्छकटिकम या फिर माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है ना। कालिदास का अभिज्ञात शकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्ट साहित्य कृतियों में से एक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा का चित्रण दिया गया है। इन्हीं का पुत्र रहता है भरत। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पुस्तकों के नाम दिए हैं, काफ़ी सारी। गुप्तकालीन नाटक एवं नाटकार, यहाँ पर अभिज्ञात शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, है ना, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, देवी चंद्रगुप्तम, चारुधर्म। आप इसे आराम से विस्तार से इसे पढ़ सकते हैं, इसके नाटक, नाटककार और नाटक का क्या विषय रहा है। ठीक है। प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञात शकुंतलम, मेघदूत, ये सभी आपके कालिदास की है ना। कालिदास के अलावा भी आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट का, पंच सिद्धांति का, वराहमिहिर का, रावण वध वत्स भट्टी का, अमरकोश अमर सिंह का, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, चरक संहिता चरक, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, है ना, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त। तो काफ़ी सारी आपको साहित्य के नाम, उनके रचनाकार कहाँ मिलेंगे? तो गुप्त पीरियड में आपको मिल जाएंगे, इसलिए तो इसे स्वर्ण युग कहा जाता है ना। तो इसे आप नोट कर ले,
जूम करके नोट करके आप पीछे इसे याद करें। देखिए, भगवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है और उसमें शिक्षा जो दी गई है वर्ण और जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है उसे पालन किसी भी स्थिति में किसी प्रतिफल की कामना किए बिना करना चाहिए। ठीक है। इसका जो संकलन है ना वो भी गुप्त काल में हुआ। इस काल में बहुत सी स्मृतियां लिखी गई जिसमें सामाजिक धार्मिक नियम कानून जो है वो संकलित किए गए। गुप्त काल में पाणिनि पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास होता है। अमरकोश मैंने अभी आपको बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में एक नवरत्न रहते हैं अमर सिंह ने अमरकोश को लिखा है। प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को इस शब्दकोश का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है। फिर कुछ टीका ग्रंथ भी मिले हैं। निसंदेह यह गुप्त शासकों की शासकीय भाषा थी और इस काल में रचित धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं भी पाई गई है। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। असंग और योगाचार भूमि शास्त्र काफी सारे आप ग्रंथों को देख सकते हैं, है ना। बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त काल में अनेक स्मृतियां सूत्र भाष्य लिखे गए हैं। अनेक पुराण रामायण में भारत को अंतिम रूप दिया गया है। अंतिम रूप नारद कात्यायन पराशर बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना हुई है। अब कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें गणित के क्षेत्र में गुप्त काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है आर्यभट्टीय है। इसकी रचना आर्यभट्ट ने किया है। ये पाटलिपुत्र के निवासी रहते हैं। आर्यभट्ट को गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ ज्योतिषी माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ जो है आर्यभट्टीय में यह प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है जो अपने धुरी के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। इसी कारण ग्रहण लगता है ना। हम कहते हैं ना सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है। तो फिर ब्राह्मीयर ने ज्योतिष के क्षेत्र में भी ज्योतिष के क्षेत्र में भी सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, वृत्तचाचक और लघु जातक की रचना किया है। फलित ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने सारावली की रचना की है। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता है। पारा का आविष्कार इसी समय हुआ। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये दरबार में थे। ठीक है। शल्य चिकित्सा सुश्रुत और नागार्जुन। ठीक है। सुश्रुत और नागार्जुन इन्हीं की परंपरा के विद्वान हुए। इलाहाबाद जिले में मिला है 448 ईस्वी के गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था और इसी समय खगोल शास्त्र में रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना हुई। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना कौशल लोह और कांस्य कृतियों में दिखाया है। तो धातु के विषय में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई। लोहे की वस्तुओं में सबसे अच्छा उदाहरण लोह स्तंभ है जो कि दिल्ली के महरौली में स्थित है और इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ है। तब से 1600 वर्षों के बाद भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो इस तरह से हमारा गुप्त साम्राज्य जो है वो समाप्त होता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुप्तों के सामंत कौन रहते हैं, वर्धन पुष्यभूति वंश। और हुनों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश का नाश हो जाता है। तो फिर ये जो सामंत रहते हैं वर्धन, ये अब आगे राजा बनते हैं। आप समझ चुके हैं कि गुप्तों के बाद अब वर्धन वंश आएगा जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।